हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जेई चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सो गाइज, आपका पहले अटेम्प्ट का जेई मेन एग्जाम खत्म हो चुका है। दूसरा अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं उसके बेसिस पे कि उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या क्या उस चैप्टर से, पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल चैप्टर से किस स्ट्रैटेजी से कवर करना चाहिए। बहुत सारे लोग बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो है बहुत लेबोरियस चैप्टर समझते हैं, बहुत याद रखने वाला स्ट्रक्चर वाला चैप्टर समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आज हम कुछ आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके या फिर आप खुद भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि आप इस तरह से भी उस चैप्टर को अप्रोच कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अगर बायोमोलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि बायोमोलिक्यूल्स की में क्या क्या आता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फिर प्रोटीन्स आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड्स, और फिर लास्ट में आता है एक विटामिन। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये चैप्टर, इसी में आगे आप लोग फर्दर सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एंजाइम्स हैं, अब न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं, ये सब इन्हीं के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो मेनली हम लोगों को चार चीजें इसमें कवर करनी होती है बायोमोलिक्यूल्स में: कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और जहां तक कि पिछले वाला अगर शिफ्ट देखा जाए, पहला वाला अटेम्प्ट देखा जाए इस साल का जेईई मेन का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है टॉपिक, कि मेनली क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आपको प्रोटीन से पूछे गए हैं, फिर विटामिन से पूछे गए हैं, लेकिन मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू ऑल दीज टॉपिक्स। तो हम लोग अगर आगे बढ़े तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग शुगर और नॉन शुगर्स में डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। और शुगर फर्दर डिवाइड्स होती है मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड, जिसमें डाइसैकेराइड भी कभी देखने को मिलता है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड हम लोग बोलते हैं। तो मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स में ही डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आप लोग कवर कर सकते हैं। और मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यहाँ से है, जो मोनोसैकेराइड्स में अल्डोजेज एंड कीटोजेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, और इधर वाले जो हैं कुछ ये जो डाइसैकेराइड्स हैं, थोड़ा सा उनके बाद इस वाले पोर्शन के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इनको भी है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज जो डाइसैकेराइड्स हैं। तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि मोनोसैकेराइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता या फिर उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता और दूसरा शुगर यूनिट्स हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, जबकि डाइसैकेराइड्स या फिर जो फर्दर ओलिगोसैकेराइड्स है उनको हम लोग ब्रेक करके अलग अलग और भी शुगर यूनिट्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड्स में ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली है, ठीक है, जो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे थे, ये देखिए यहां तक पहुंचे थे, अल्डोजेस एंड कीटोजेस। ठीक है, तो जो स्टार्ट होता है, ये वाले जो कहानी स्टार्ट होती है, ये तो एक ओवरव्यू है, जो कहानी स्टार्ट होती है आपकी यहां से ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और ग्लिसरॉल्डिहाइड से पहले एक चीज लगा हुआ है डी। तो बेसिकली डी जो यूज होता है इस वाले कार्बन के लिए होता है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है ना। मार्क कर लो, नोट कर लो कहीं पे कि जो आप लोगों को ग्लूकोज या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट मिलती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फर्दर बनते हैं वो यहां से शुरू होता है। तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होती है यूनिट, इसमें क्या है, इसमें आपका ये है एल्डिहाइड है, ये कार्बन मोस्ट ऑक्सीडाइज है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन एटम से जो फारदेस्ट कायरल कार्बन होता है उस पे OH की पोजीशन ही डी है कि एल है, डिसाइड करता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है, इससे फारदेस्ट कार्बन जो कायरल हो, ये रहा कायरल कार्बन, फारदेस्ट तो ये है, सबसे दूर वाला कार्बन तो ये है, लेकिन कायरल कार्बन हमको चाहिए, सबको सबसे दूर जो है कार्बन वो कायरल होना चाहिए। तो ये कार्बन है, उस पे जो OH की पोजीशन अगर ये राइट में है, ठीक है, अगर ये राइट में है तो हमें डी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और अगर यहीं पे OH लेफ्ट में होता तो हमें एल कॉन्फ़िगरेशन मिलता। ठीक है, एल कॉन्फ़िगरेशन मिलता। तो बेसिकली डी और एल यहां से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर ये एक कन्वेंशन है डी और एल का आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद यहां से फर्दर एक एक यूनिट, ये 3 कार्बन की चेन है, एक एक यूनिट और बढ़ते हैं, एक एक कार्बन और बढ़ती है।
तो हम लोग यहाँ से और भी नोमेनक्लेचर आता है, 3 एरिथ्रोज एंड 3 ओस। बेसिकली ये जो OH ग्रुप्स हैं इनके जो ओरिएंटेशन इनकी वजह से ये नाम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर उसके बाद एक एक कार्बन जोड़ेंगे तो हम लोग फाइनली पहुंचेंगे यहाँ पे डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज। ठीक है, उसी तरीके से उस वाले में अगर हम लोग चलें 3O वाले में तो यहाँ भी उसी तरीके से आपको मिलेगा डी ग्लूकोज, नहीं डी ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टालोज। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डी ग्लूकोज समझ में आने वाला है। फर्दर अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो यहाँ भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्लूकोज ही होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा रिएक्शंस वगैरह ग्लूकोज से ही रिलेटेड होने वाली हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चंस भी इसी के रिगार्डिंग आते हैं। अब बात आ जाते हैं जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे रिएक्शंस जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। अभी इस साल के क्वेश्चन जो जेईई मेन में अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज को हम लोग जो है HI और हीट के प्रेजेंस में नॉर्मल हेक्सेन में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसी तरीके से ये सारी जो रिएक्शंस हैं आप लोग NCERT में ये सारे रिएक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि अगर आपने NCERT फॉलो किया है तो ये चीजें जो डायरेक्टली आती हैं क्वेश्चंस में आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से रिडक्शन है, फिर NH2H बेसिकली हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन है, और क्या क्या आपको साइनोहाइड्रिन HCN से रिएक्शन है। आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग है तीनों। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी रिएक्शंस है। इनके बेसिस पे बेसिकली कई बार तो यहाँ से पूछा गया है कि जो ग्लूकोज है Br2 वाटर ट्रीट किया गया जो बनता है उसका नाम क्या है, सिंपली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस देखिए। यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड आप देख सकते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली क्या है, CH3 COO और फिर वही रिपीट यूनिट हो जाती है CH3। ठीक है, ये यूनिट ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड अगर ट्रीट किया जाए, मिलाया जाए, डाल दिया जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने इक्विवेलेंट्स खपत हो जाएगी। ठीक है, मतलब कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे टोटली सैचुरेट होने में, या फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड है वो कितने लगेंगे ग्लूकोज में। तो आप देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, यहाँ से OH है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और यहाँ भी देख लो ये OCOCH3 बेसिकली क्या है, OCOCH3। यहाँ से देखो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आके अटैक किया और ये बाहर हुआ, तो OCOCH3 ये ग्रुप ऐड हो रहा है। मतलब देखो 4 OH है, यहाँ पे 4 OH था तो 4 इक्विवेलेंट यहाँ लगा, और एक यहाँ पे ये वाला OH 5 इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ये बेसिकली ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस वाला जो रिएक्शन है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, कभी इस फॉर्म में। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एक COOH ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है। हम दोनों लास्ट वाले कार्बन की बात कर रहे हैं जो सबसे ऊपर एल्डिहाइड था और सबसे नीचे CH2OH था। ठीक है, यहाँ देखो ये CH2 है और यहाँ पे CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज किया गया, ये फॉर्म में आया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया गया किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये वाला CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो गया, देख सकते हो यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम ही है, इसको हम लोग सैकरिक एसिड बोलते हैं। और सारी कहानी शुरू होती कहाँ से, ग्लूकोज से। ठीक बात है, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछने को देखने को आपको मिलता है। फिर उसके बाद बात आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये तो सब लीनियर स्ट्रक्चर थे, उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो इस वाले कार्बन जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है ग्लूकोज में, अभी हमने जो बात किया जो D और L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है, उस वाले कार्बन का OH जाके आपके एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करता है। क्या स्ट्रक्चर था, यहाँ पे CHO था ना, यहाँ पे CHO था और यहाँ OH, या फिर मैं कहूँ CH2OH का 4 यूनिट और यहाँ पे CH2OH था, कुछ इस तरह से था। तो यहाँ से जो फार्देस्ट कार्बन था C5, जिसको नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी, तो वो वाला जाके इस वाले एल्डिहाइड पे अटैक किया और यहाँ OH हुआ। ठीक है, यहाँ OH हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी देखो ये भी है ना कि ये CHO ग्रुप है, यहाँ से देख लो सीधा सीधा दिखाया जा रहा है, ये OH यहाँ पे अटैक किया। एक बार ये OH कहाँ खुला, एक बार यहाँ पे अटैक हुआ, तो एक बार OH आया तुम्हारा राइट साइड में, तो हमें ये मिला। और राइट साइड में जब आया तो आपको मिला क्या, यहाँ से ये अल्फा डी ग्लूकोज। उसके बाद अगर ये वाला OH लेफ्ट साइड में ओरिएंट हो गया तो उससे मिला आपको बीटा डी ग्लूकोज।
ठीक है। और इसका एक बहुत ही अच्छा तरीके से, यहां से भी नहीं, आपको मैं इस वाले जो साइक्लिक फॉर्म है इसको हम लोग जो हावर्थ फॉर्म बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, उससे ये वही होता है, ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली अल्फा बीटा हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो CH2OH है आपको ये सारे ग्लूकोज यूनिट में ऊपर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर की तरफ है। अगर ये OH यहाँ वाला 1 कार्बन 1 वाला OH अगर बिलो द प्लेन है, मतलब ये तो अबव द प्लेन है, हमेशा रहेगा अबव द प्लेन। अगर OH बिलो द प्लेन है मतलब ऑपोजिट या फिर एंटी बोल लो, ट्रांस बोल लो इस वाले के, अगर ये ट्रांस है तो ये अल्फा होगा, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अगर यहीं पे ये सिस है मतलब ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, दोनों सेम साइड में, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। यहां से याद करना बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी कन्वेंशन, बहुत अच्छा ट्रिक है ये कि अगर CH2OH जो कि हमेशा अबव द प्लेन रहता है उसके अगर ऑपोजिट साइड में है OH, ये C1 वाला OH, तो हम लोग इसको अल्फा कन्वेंशन बोलते हैं। अगर ये सेम साइड में है तो हम लोग इसको बीटा कन्वेंशन बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत होती है, तो सिंपल सी बात है, देखो मैं बता दे रहा हूं, यहां से इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करो और ऐसा ड्रॉ करो कि ये O एक इंसर्ट कर दो और इस O की पोजीशन फिक्स कर दो, और बाकी तुम एक काम करो, यहां से इस तरह से चलो कि ये CH2OH ऊपर है तो अगला वाला OH नीचे आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आएगा OH ऊपर आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा नीचे आएगा, इस तरह से इतनी फिक्स। यहां से चलो, ठीक है, यहां से चलो, ये ऊपर है, नीचे, ऊपर, नीचे, ठीक है। अब यहां वाला तो डिसाइड करेगा ना कि तुम अल्फा ड्रॉ करना चाहते हो कि बीटा ड्रॉ करना चाहते हो। अगर अल्फा ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको नीचे रखो और बचे हुए पोजीशन पे क्या है, HH लगा दो, ये हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर वहीं पे तुम्हें बीटा चाहिए था तो इस वाले OH को ऊपर लगा देते तो वो बीटा हो जाता। सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे, और उस वाले कार्बन का डिपेंड करता है कि आप अल्फा या फिर बीटा ड्रॉ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आता है। हाँ, एक और बात, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है वो इसके बेसिस पे बनती है। पाइरेन इसको हम लोग बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है ना, यही तो मैंने ड्रॉ किया, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। पाइरेन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें वो भी खत्म हो। तो हम लोग इसी वजह से कई बार आप लोगों को पढ़ने को देखने को मिल जाएगा बुक्स वगैरह में कि ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोफ्यूरानोज बोलते हैं। जो यहां से ग्लूकोजेस हैं उनको ये देखो, जो अल्डोजेस हैं बेसिकली, जिसमें अल्डिहाइड है उनको अल्डोज बोलते हैं, जिनमें कीटो है उनमें कीटोज बोलते हैं उनको। तो जो अल्डोजेस हैं वो पाइरेन बेस्ड होते हैं, जो कीटोजेस हैं वो फ्यूरॉन बेस्ड होते हैं, फ्यूरानोज उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका भी, ठीक है। और जो अल्फा बीटा कन्वेंशन है सेम चीज इसमें भी है कि जब यहां से देख लो ये ऊपर की तरफ है, अगर ये भी ऊपर की तरफ है हम लोग इसको बीटा बोल दिया। अगर ये ऊपर है और यहां से ये नीचे की तरफ है, OH ही है ना, एक साइड में CH2OH और ये वाला OH ही डिसाइड करेगा ऊपर। अब इस वाले में ऐसा नहीं है कि तुम CH2OH डिसाइड कर लो, बल्कि ग्रुप ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोगों ने इसको अल्फा बोल दिया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कुछ फेमस डाइसैकेराइड्स होती हैं, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा यूनिट्स, ठीक है। या फिर कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे दे दिए जाते हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया हम लोगों को ये मिला, है ना, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया हम लोगों ने ये मिला, लैक्टोज उसी तरीके से। आपको सही स्टेटमेंट बताना है या फिर गलत स्टेटमेंट बताना है, इस तरह से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, आए हुए हैं। तो बेसिकली हम लोगों ये डाइसैकेराइड्स हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लिंकेज है, ठीक है, ये जो लिंकेज है, 2 शुगर यूनिट्स जुड़ के बन रही हैं, तो इनको जुड़ने वाले बॉन्ड्स को, लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये सब में आपको मिलेगा, ये सब में आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक बात है। आगे बढ़े, फिर उसी तरीके से हम लोग शिफ्ट करते हैं अमीनो एसिड्स पे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अमीनो एसिड्स के। यहां से देख लो कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं या फिर नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारी खास बातें होती हैं। अगर आप देखें तो यहां से कुछ ये चीज, ये टेबल डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने ही अमीनो एसिड्स हैं, अगर इनके बारे में आपने ओवरव्यू ले लिया है तो इससे बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अमीनो एसिड्स बहुत सारे जब मिल जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं CONH लिंकेज से,
ठीक है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से इस वाले लिंकेज से जुड़ता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टाइड लिंकेज। तो बहुत सारे जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो हम लोग उसको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बोलते हैं। उनमें भी दो तरह के प्रोटीन्स होती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस बेसिकली जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उनके बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, रफ नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कुछ फेमस विटामिन हैं, आप देख सकते हैं इनकी वजह से क्या, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, मतलब क्या डिजीजेस होती हैं, इनके सोर्सेज क्या है, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली क्या है, बीटा डी राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। आपने नाम सुना होगा ना, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज है। और फिर वो जो राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सुनते तो बहुत आए होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो डीएनए है बेसिकली, तो डीएनए में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो डीएनए के बेसेस होते हैं, ठीक है, डीएनए बेसेस होते हैं, उनमें कौन कौन से बेसेस होते हैं, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये बेसेस होते हैं, डीएनए का एक पार्ट होता है। पूरा डीएनए में यही नहीं होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है। आगे हम लोग अभी और देखेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो डीएनए या फिर आरएनए है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, एक तो फॉस्फेट होता है, दूसरा शुगर होता है, और वो भी कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। याद रखना, नहीं पूछा गया है पिछले टर्म में, हो सकता है अगली बार पूछा जा सके। पेंटोज शुगर होता है, और एक जो यूनिट और है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट और है, वो बेस है। वो बेस कौन से हैं, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये वाले बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये बेसिस है। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बहुत बार सवाल पूछा गया। अभी इसी बार पूछा गया है कि जो तुम्हारे इस कुछ क्वेश्चन का फ्रेम है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो इस जो यूनिट है, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी आगे आएगा। तो ये बेसिस है, आप देख सकते हैं, फॉस्फेट, शुगर और बेसिस, फॉस्फेट, शुगर और बेसिस, ठीक है। तो ये यूनिट्स होती हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स की है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो बेसिकली ये जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, इतना अगर पोर्शन आपको रफली याद है, फंक्शंस याद हैं, जो हमने अभी बोला ना, विटामिन्स, इनके सोर्सेज, इनके लैक की वजह से जो डिजीजेस हो रही हैं वो, ठीक है, और जो बहुत सारे एंजाइम्स, विटामिन्स, एंजाइम्स है ना, अमीनो एसिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक बात है। तो इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है, अगर ये चीजें याद है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्ट्रक्चर बेसिकली है, तो आपको बाहर से सवाल कुछ नहीं आएगा। आप पहला सवाल देखो, जैसे आज वाला पहला सवाल देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन इन स्टमक, ठीक है। तो ये भी तो एक फंक्शन का ही काम है ना, फंक्शन वाला ही क्वेश्चन। अगर आपको फंक्शन पता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टमक में हमें एसिडिटी होती है, वो पेप्सिन की वजह से होती है, ठीक है। पेप्सिन या फिर इनडायरेक्टली मैं बोल दूं कि हिस्टीन की वजह से होती है, ठीक है, हिस्टिडीन या फिर हिस्टामिन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब उसको रिड्यूस करने के लिए बस इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, हो सकता है इसी तरीके का यही क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा जा सके आपसे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपके स्टमक में एसिडिटी होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए किस तरह के ड्रग्स वगैरह आपको लेना डॉक्टर सजेस्ट करेगा, या फिर कुछ इसी तरीके से आप जिस समझ रहे हैं क्वेश्चन का। तो पेप्सिन्स की वजह से या फिर हिस्टामिन्स की वजह से जो एसिडिटी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं, वो एंटी हिस्टामिन टाइप की, जो हिस्टामिन की प्रॉपर्टी का जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी रखता है, उस तरह के ड्रग्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का फंक्शन का क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन में ये भी देख लो कि इनके एक तरीके से कि पेप्सिन्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, बेसिकली कहाँ मिलते हैं, है ना। क्या नाम है ये, डायस्टेज का जो है लोकेशन क्या है, या फिर जो ऑकरेंस होते हैं बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, या फिर नेचर के किस पार्ट में होते हैं बेसिकली, ठीक है। यूरिएज है, जाइमेज है, तो इससे मिलान करने वाला है ना, मैच करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मतलब आपने अगर जो मैंने अभी बात किया उस तरीके से पढ़ा, या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बस मैंने बताया कि जो बड़ा चैप्टर है,
या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है किसी भी वजह से, या फिर स्ट्रक्चर की वजह से, या तो फिर वो किसी नाम की वजह से, बहुत सारे लोगों को जो अल्फा बीटा बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन सुनने को मिलती हैं बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह में, तो किसी भी तरह, लेकिन आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है कि ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ ए प्रोटीन इज 3.3%, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन दे दिया है। ये तो क्या नाम है, बस नाम का बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, बाकी ये है तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 0.3% का मतलब है 0.3 ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक। ये क्या नाम है, मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास वगैरह कह रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो ये एक बायोमॉलिक्यूल के नाम पे तो भाई इसमें कुछ कर ही नहीं सकता आदमी ना, तो आपसे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तक नहीं पूछ रहे, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड गिव्स ब्यूरेट टेस्ट, है ना। इतने सारे कंपाउंड्स आपको दे दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ब्यूरेट टेस्ट देता है। ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये इसी बार आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर अगर मैं बता दूं तो आपको ये ट्राइपेप्टाइड है, ये मेथियोनिन है, ये ग्लाइसिन है, ठीक है। इससे तो बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, ये पहली अमीनो एसिड है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है अमीनो एसिड की, इससे छोटा कार्बन चेन का अमीनो एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन है, फिर उसके बाद ब्यूरेट है, और लास्ट वाला आपको ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ब्यूरेट टेस्ट नहीं देता है या फिर देता है, हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड गिव्स ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। तो ब्यूरेट टेस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि कौन से लोग ब्यूरेट टेस्ट देते हैं, तो जिसमें CONH लिंकेज होता है वो ब्यूरेट टेस्ट देता है। तो और एक चीज और कि जो ब्यूरेट होता है, ये जो ब्यूरेट है ये इटसेल्फ ब्यूरेट टेस्ट नहीं देता है CONH बॉन्ड होने के बावजूद भी। ये क्यों नहीं देता है, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर ये आपको पहले से पता होता अगर तो आप कर पाते, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उसके अलावा, इस ब्यूरेट के अलावा CONH लिंकेज और किसी में नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो ये हमारा इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है अ बेस पेयर प्रेजेंट इन RNA न्यूक्लियोटाइड बट नॉट इन DNA, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी मैं उससे कुछ देर पहले बात कर रहा था कि ये डायरेक्टली यहाँ से यूरासिल बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गुआनिन है, एडेनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये DNA बेस्ड हैं, ठीक है, ये DNA बेस्ड हैं, ये DNA में पाए जाते हैं। लेकिन जो ये यूरासिल है ये आपका DNA में नहीं, ये RNA में पाया जाता है। और इसको रिप्लेस कौन करता है, इसको रिप्लेस कौन करता है, इसको रिप्लेस कौन, वो तो पूछा भी नहीं गया है। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल बट नॉट एक्सक्रेटेड, मतलब जिसको बाहर बॉडी से नहीं निकाला जाता है। ये भी विटामिन के बारे में, अगर आपने वो टेबल जो मैंने अभी दिखाया NCERT में भी दिया हुआ है, तो वो टेबल अगर आपने देखा है, उसका फंक्शन वगैरह आपने पता है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि विटामिन B12 इज द विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल भी है और वो बाहर भी नहीं निकलता है शरीर से, ठीक है। और उसका लोकेशन वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। फिर से वही चीज, सेम चीज आ गई है कि इन जो एंजाइम है, जो एंजाइम्स हैं, इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, और उसको आपको मैच करना है, सिंपल सी बात है। एंजाइम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल आइसोमर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल आइसोमर है ना, एल का मतलब क्या है, एल बेसिकली वही है ना जो अभी मैंने बात किया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड, याद है। अगर OH लास्ट वाला OH जो कायरल कार्बन वाला OH है, अगर वो राइट में है तो उसको हम लोग D बोलते हैं, लेफ्ट में है तो हम लोग L बोलते हैं। तो मतलब हमें सबसे पहले जो राइट में O है, जो मैक्सिमम या फिर मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से लेटेस्ट कार्बन, जो फारदेस्ट कार्बन है, जो कायरल है, उसका अगर OH राइट में है, हमको उसी को ध्यान में रखना। बाकी लोगों लेफ्ट में है, हमें लेफ्ट में चाहिए ना, L है, बाकी लोगों को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बारे में नहीं सोचना है और इसके बारे में नहीं सोचना, हमें इसके और इसके बारे में सोचना है। बोल रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से अगर इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला ही बस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये वाला एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये वाला एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहां से ये H है, ये H है, ये OH है, ये OH है, और यहां से CH2OH है। इसमें किसी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कुछ नहीं है, दो कायरल सेंटर भी हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन और यही सेम चीज इसके साथ भी हो जाएगा कि COOH हो जाएगा ये, और ये OH है, यहाँ पे ये H है, ये H, ये OH, और यहाँ पे CH2OH, ये भी उसी तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव है, सब कुछ है। लेकिन बोल रहा है कि जब HNO3 से ट्रीट करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड दे देता है, ठीक है। यही सेम चीज जब HNO3 से ट्रीट करते हैं, हम इसको भी HNO3 से ट्रीट कर देते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देता है, ठीक है। तो अब यहां से जब ट्रीट करोगे ऑप्टिकली एक्टिव कब देगा, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये ट्रीट करोगे तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, COH मतलब यहां से COOH हो जाएगा, और यहां भी COOH हो जाएगा, COH हो जाएगा। अब जैसे ही COH हो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये उसी के बेसिस पे है ना, इसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस जो है ये माल्टोज वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, अल्फा बीटा, ये सारा का सारा खेल आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ कंटेंट है उसी का है, उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि अल्फा हेलिक्स या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन में किस तरह से अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के लेफ्ट साइड में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो H बॉन्डिंग है इसी की वजह से ही जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। तो इसका आंसर आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक बात है। उसी तरीके से ये एक और है, द शुगर मोइटी इन DNA एंड RNA मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली आर। अभी मैंने एकदम स्टार्टिंग में, एकदम जब हमने न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट किया था उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज कि जो राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है उनके स्ट्रक्चर या फिर DNA में जो होते हैं यूनिट्स वो क्या क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चैप्टर, और खासकर ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स इग्नोर किए जाते हैं स्टूडेंट से, ना इसको आप इग्नोर करना ही नहीं है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइए, इनको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करिए, किसी तरीके से अपने लिए डाइजेस्टेबल बनाइए चैप्टर्स के कंटेंट को, कुछ भी करिए, लेकिन ये कुछ चैप्टर जो है आपको मार्क्स देने वाले हैं फॉर श्योर, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, विद इन नो टाइम आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और आप, अगर आपको भरोसा नहीं है, इस बार के जो जेईई मेन के पेपर्स हैं उनको आप देखिए, आपको हर चैप्टर में इन छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि नेग्लेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट से, आपको हर बार क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप आपको मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया है, तो आप फॉलो करेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।